So we have approximately reached the ceasefire of ईरान एंड इसराइल. ठीक है. सो इस बीच में देर वॉज अ वेरी confused state that got created कि whether we should support ईरान, जहाँ से हमने sanctions के बाद भी तेल खरीदे, हमारी भारी मात्रा में तेल ईरान से आती है and stuff like that. और यहाँ पर ऑफ कोर्स ईरान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री एंड इसराइल बीइंग यहूद्स, सो यहाँ के जो बहुत सारे मुसलमान थे उन्होंने जो है ईरान का साथ देना सही समझा. बट देन देयर वाज अ डिवीजन अगेन बिकॉज ईरान एक शियाइट कंट्री है एंड नन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्री, वैसे ईरान मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली नहीं आता है, बट नन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो मेजर मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने जो है ईरान का साथ दिया. बोली से उन्होंने साथ दिया कि हाँ भैया हम कंडेम करते हैं, बड़ा गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इजराइल को रुक जाना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. बट अंदर ही अंदर वो सपोर्ट करते रहे और वो चाहते थे कि ईरान को मार मार के उनका मुर्गा बना दिया जाए. और वही होता रहा. इनफैक्ट ईरान की तरफ से जब मिसाइल्स चले जो इजराइल की तरफ जा रहे थे तो मेजर मुस्लिम कंट्रीज जो बीच में आते हैं और वहाँ के जो अमेरिकन बेसेस थे उन्होंने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उन्हें रोका और उन्हें आगे जाने इजराइल तक नहीं दिया. बेशक इजराइल और ईरान की लड़ाई में इजराइल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. अप्रॉक्सीमेट 24 लोग इजराइल में मारे गए, 606 लोग ईरान में मारे गए, 5000 से ऊपर लोग घायल हैं ईरान में और 1300 से ऊपर लोग इजराइल में घायल हैं. मेरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि यहाँ से जो हमें सपोर्ट दिखाया जा रहा था कि नहीं नहीं इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान के साथ गलत नहीं होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट. मैं क्यों नहीं ईरान को दोस्त मान सकता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान वही देश है जिन्होंने मुजाहिदीन का साथ दिया था जब कश्मीर में सेपरेटिज्म शुरू हुआ. ईरान वही देश है जिसने 2012 में इंडिया के अंदर दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास उन्होंने इजरायली वर्कर्स, एम्बेसी वर्कर्स पे उन्होंने स्टिकी बॉम्ब लगा के गाड़ी पर हमला किया और उसमें 2 भारतीय भी जो है इंजर्ड हो गए थे. उन्होंने 2021 में भी एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट किया है जिसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उनका ही हाथ था. तो फिर इनका साथ कैसे यहां से दिया जा सकता है? कौन है ये गद्दार जो यहां से ईरान की तरफ एक वैसी बातें कर रहे हैं जो ईरान में ईरान का साथ देने वाली बात हो? नहीं, इनको पहला मौका मिलेगा, इनके लिए काफिर ही दुश्मन है और जिस दिन काफिर वाला मामला खत्म हो जाएगा उस दिन से फिर इनका शिया और सुन्नी वाला प्रॉब्लम शुरू होता है. और यही कारण है, और ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पर काफिर और मुस्लिम वाला इशू है. मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है. मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी वाला ही प्रॉब्लम है. ईरान ने क्या नहीं किया? ईरान ने हमास को जन्म दिया, ईरान ने हिजबुल्लाह को जन्म दिया, लगातार फंड करता रहा. अब आप और हम सोचेंगे कि यार वो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन आप और हम कब से गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करने लग गए? हम पूरी दुनिया को यही तो कहते हैं कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज टेररिज्म. और यही चीज आपको और हमें समझना पड़ेगा. उन्होंने हुथीज को पैसा सप्लाई किया, गन्स सप्लाई किए, मोटार सप्लाई किए, जिन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. और जब सऊदी अरेबिया को लगा कि नहीं अब बहुत हो रहा है तो उन्होंने अमेरिका की हेल्प से एयर स्ट्राइक्स करने शुरू किए यमन में और काफ़ी ज़्यादा हुथियों के सारे ठिकानों को जो है नस्ते नाबूद कर दिया. हुथीज अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी एक शिया और सुन्नी वाला प्रॉब्लम है. आपको और हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जब ईरान इन सेपरेटिज्म का साथ दे रहा था तो पता है वहां पर प्रॉब्लम उसके लिए कब शुरू हुई और वो चुप हो गए? जब पंडित्स को वहां से भगा दिया गया था और उसके बाद वहां पर जो सुन्नी मिलिटेंट्स थे उन्होंने शियाइट्स को प्रॉब्लम शुरू कर दी.
Iran literally had to step in, talk to ISI and then have this commitment कि ठीक है हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और ऐसी कमिटमेंट कब तक चलती हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कोई भी सुन्नी शिया को नहीं देखना चाहता है, ये बात एक फैक्ट है, चाहे वो मुंह पर बोले ना बोले। और देखने वाली बात नहीं है, बड़ी किताब में लिखा है कि जब तक सामने वाला खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक हमें जन्नत नहीं मिल सकती। और ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग जगह पर आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दिखेगी, और वो है इस्लामिक टेररिज्म। यहां पर इस्लामिक टेररिज्म के साथ जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं वो एक दो धारी तलवार की तरह उनके लिए काम करती है। वो इधर से भी काटती है और उधर से भी काटती है। अक्टूबर 7 की जब जंग हुई थी जिसमें इस्लामिक टेररिज्म, यहां पर इस्लामिक टेररिज्म के साथ जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं वो एक दो धारी तलवार की तरह उनके लिए काम करती है। वो इधर से भी काटती है और उधर से भी काटती है। अक्टूबर 7 की जब जंग हुई थी जिसमें हमास के लोगों ने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि इसका रिपरकशन क्या होगा? क्या उन्हें लगता था कि वो पूरे इजराइल पर एक बार में कब्जा कर लेंगे? नहीं, उनको हमेशा से पता था कि इसका रिपरकशन होगा। और जब होगा तो हम रोना शुरू करेंगे कि देखो हमारे बच्चे मर रहे हैं, देखो बच्चे तो मरेंगे। तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे पास खून है बहाने को, तो खून तो बहेगा। और वही हुआ। पूरे गाजा को सपाट कर दिया इजराइल ने, और अभी तक वहां पर वो लगातार बिल्डिंग्स को गिराता जा रहा है। और द फ्यूचर लुक्स लाइक कि गाजा इज नॉट गोइंग बैक टू व्हाट इट वाज। अब जो गाजा है उसका 60% ऑफ एरिया डेफिनेटली इजराइल अपने कंट्रोल में रखेगा, और 40% ऑफ एरिया में जो बचे हुए लोग हैं उनको जो है शिफ्ट कर देगा। दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन इज। बाकी देखते हैं क्या होता है। We'll have to understand कि वहाँ की जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि इवन द नियरेस्ट मुस्लिम कंट्री इजिप्ट, जहाँ पे राफा क्रॉसिंग है, वो भी नहीं चाहते हैं कि उधर से पैलेस्टीनियंस इजिप्ट में आए, क्योंकि ये पैलेस्टीनियंस वैसे कॉकरोच की तरह है जो जहाँ भी गए हैं प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है, तख्ता पलट ही किया है। उनको आसरा देने वालों को ही उन्होंने मारा है। तो आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस तरीके की कौम है उसी तरीके की कौम ये पैलेस्टीनियंस है। इनके प्रति किसी भी तरीके की सांत्वना कोई काम की नहीं है। कल को ये आपके घर में आएंगे और आपके घर से ही आपको बेदखल करने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा इतिहास ही ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। ये लेबनान गए, वहां पर उन्होंने यही किया। ये इजिप्ट गए, वहां पर उन्होंने वही किया। ये इराक गए, वहां पर उन्होंने वही किया। और हर जगह इन्हें कुत्तों की तरह मार के फिर निकाला बेरहमी से। इनफैक्ट पाकिस्तानी जनरल याया खान को बुलाकर काफी ज्यादा पैलेस्टीनियंस को जान से मारा गया, क्योंकि ये वही कॉकरोच की तरह थे। जहां जाते थे वहां उपद्रव, जहां जाते थे वहां पर तख्ता पलट। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। आप अगर हमारे घर में आएंगे और फिर हमारे घर को छीनने की कोशिश करेंगे तो या तो आप रहेंगे यहाँ, सिंपल सी बात है। वहां पे कोई उम्मा, कोई जमात, कोई कौम काम नहीं आता है। वहां पे सीधे सर में गोली मारते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो यही हुआ है। इतिहास निकाल कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का इतिहास बनता है। अब सीज फायर कहने का डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है, उसके बाद भी दोनों के बीच में बमबारी होती रही, ये भी एक सच्चाई है। अब देखना यह है कि हाउ दिस अनफोल्ड्स। क्या ये सीज फायर टिकेगा? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि बड़ी किताब में साफ साफ कहा गया है कि आप काफिर के सामने नहीं झुक सकते हैं। अंतिम सांस तक आपको जंग लड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। तो क्या ईरान काफिर यूएस के सामने झुक सकता है? मुझे डाउट है इस बात। इजराइल एक बार के लिए चुप भी बैठ जाएगा क्योंकि वो चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का फायदा हो। वो चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहेगा, और ईरान उस घायल सांप की तरह है जो कि हर दूसरे क्षण घूम के काटने की कोशिश करेगा। हमें से भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा इतना सारा तेल आता है, हमें ईरान के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे कौन सी रिजीम रहती है। इराक में सद्दाम था तब भी तेल आता था, इराक में सद्दाम नहीं है तब भी तेल आता है। ईरान में आज खौमनई रहे, कल खौमनई ना रहे, तब भी तेल आता रहेगा। हम पाकिस्तान नहीं हैं, आपको और हमें समझना पड़ेगा। पैसा फेंक के मारो, ये तुरंत नाचना शुरू कर देंगे। ये सारे के सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बिकाऊ हैं एक नंबर के। इनको पैसा दिखता है,
सऊदी को पैसा दिखा, आज अमेरिका जैसे कहता है वैसे नाचता है वो, जब कहता है तब नाचता है वो, जिसको बम मारने कहता है उसको बम मारता है। आपको लगता है कि वो पैसा और अपना ऐशो आराम छोड़कर वो जिहाद या इस तरीके की चीज़ें करेंगे? कभी नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं, और वो इज़राइल को उल्टा बचा रहे हैं। ये तुर्की जो जिसको खलीफा बनने की इतनी आदत थी या है, आपको क्या लगता है कि ये इज़राइल के खिलाफ है? आप जाकर तुर्की की वेबसाइट पर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए और अपनी नेशनलिटी इज़राइली डालिए, देखिए कि कैसे आपको वीज़ा फ्री एंट्री के लिए प्रपोजल मिलता है। आप अपने आप को तुर्की की उसी वेबसाइट पर पैलेस्टीनियन बताने की कोशिश कीजिए, आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि कितने क्या चार्जेस लगेंगे आने से पहले। तो ये तो औकात है इनकी। तो इसीलिए आपको और हमें समझना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सी रिजिम ईरान में रहती है। हमें जब अफगानिस्तान जैसी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने उनके लिए किया ना सारी चीज़ें, बनाया ना उनका पार्लियामेंट। आज तालिबान है, क्या हम तालिबान से बात नहीं कर रहे हैं? क्या हम तालिबान के लिए चीज़ें नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए इस गलतफहमी में ना रहिए, बाहर आइए। जिनकी जो औकात है उनको उसी औकात में रहने दीजिए। आज की एक और न्यूज़ थी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनकी तरफ से कंडेम किया जा रहा था। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, इनकी भी कोई औकात नहीं है, कोऑपरेशन बना रखा है उसके बावजूद भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पैसा फेंको, देखो ये उसके बाद कैसे नाचते हैं। सबसे ज्यादा बिकाऊ यही लोग हैं। और जितनी जल्दी आपको और हमें ये बात समझ में आ जाएगी, जितनी जल्दी आपको और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे डिप्लोमेसी के सामने हम सबको देख लेते हैं, उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके और हमारे अंदर आ जाएगा। तो दैट इज इंडिया, दैट इज व्हाट इंडिया कैन डू एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज एबल टू डू ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ये पूरी बात थी। बाकी डोनाल्ड ट्रंप तो अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहा है कि हाँ अब मैंने बोल दिया है, अब तो बस हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। सीज फायर मतलब सीज फायर, लेट्स सी कितना होल्ड करता है ये, लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है। लेट्स हैव अ वॉच, दिस इज द टाइम टू वेट एंड वॉच एंड डेफिनेटली डू अंडरस्टैंड व्हाट इजराइल हैज बीन टू इंडिया, नोबडी हैज बीन टू अस। तो हम इजराइल के हिसाब से किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग। टू, आप इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तब भी चलेगा, यू कैन हैव अ न्यूट्रल स्टैंड, बट यू कैन नॉट बी सपोर्टिंग ईरान बट ऑपोजिंग इजराइल। दैट इज इट, दैट्स द मैसेज। थैंक यू।